नमस्कार, आदाब, बहुत बहुत स्वागत है आप सभी का। आप देख रहे हैं मेरा खास कार्यक्रम नजर और नजरिया। मैं हूं आपके साथ बुशरा खानम फहद और आज के कार्यक्रम की शुरुआत मैं इस वक्त की सबसे अहम और सबसे बड़ी खबर के साथ करना चाहूंगी। जिस बात का डर था आखिरकार वही हुआ। महुआ मोइत्रा की जो लोकसभा सदस्यता है उसको आज रद्द कर दिया गया। 104 पन्नों की जो रिपोर्ट है एथिक्स कमेटी की वो पेश की गई। 2 बजे इस पर बहस शुरू हुई। उससे पहले जब बहस शुरू हुई तो वो 2 बार लोकसभा की कार्रवाई जो है वो स्थगित करनी पड़ी और 2 बजे जब बहस शुरू की गई उसके लिए सिर्फ आधे घंटे का वक्त निर्धारित किया गया और ध्वनि मत से एक पार्लियामेंटेरियन की सदस्यता को रद्द कर दिया गया। एक पार्लियामेंटेरियन जो कि जनता के द्वारा चुनकर भेजा जाता है उसकी सदस्यता एथिक्स कमेटी की सिफारिश की गई। ध्वनि मत से ये प्रस्ताव पारित करते हुए महुआ मोइत्रा की जो सदस्यता है लोकसभा की उसको रद्द कर दिया गया है। मैं आपको बता दूं कि आज बहुत हंगामा हुआ इसको लेकर। लगातार विपक्ष की तरफ से इसको लेकर सवाल उठाए गए और ये कहा गया कि ये लोकतंत्र के खिलाफ है। ये कहा गया कि महुआ मोइत्रा की तरफ से कि एथिक्स कमेटी को कोई हक नहीं है कि वो इस तरह से मेरी सदस्यता को रद्द कर दें। इससे पहले मैं आगे बढ़ूं और आपको बताऊं कि आज क्या कुछ हुआ है, ओम बिरला ने क्या कुछ कहा है, वो भी आपको बताना बेहद जरूरी है। दूसरे पार्लियामेंटेरियन ने क्या क्या कहा है वो मैं आपको बताऊंगी, लेकिन सबसे पहले आप सुनिए महुआ मोइत्रा को। Hang me, they're at polar opposites to each other. The complainant says I accepted cash in consideration from a businessman to ask questions in furtherance of his commercial interests. But the businessman suo motu affidavit says I pressurized him into uploading questions to further my agenda. The two are at polar opposites. The ethics committee, without getting to the root of this, has decided to hang me. It refused to summon the businessman to orally testify, and there is no evidence of any cash, of any gifts anywhere. The recommendation of expulsion is based solely on the ground that I have shared my Lok Sabha portal login. There are no rules whatsoever to govern the sharing of logins. As the hearing of the ethics committee demonstrates, all of us MPs are conveyor belts to get questions from the public, from citizens, and to voice that in Parliament. What is important is that if this Modi government thought that by shutting me up, they are going to do away with the Adani issue, let me tell you this, that this kangaroo court has... तो यहाँ पर अभी आपने सुना है महुआ मोइत्रा को और साफ तौर पर अंग्रेजी में उनकी बाइट है। साफ तौर पर उन्होंने तमाम जो आरोप लगे उस पर उन्होंने इनकार किया है। उन्होंने कहा लॉगिन आईडी देना ये इस तरह से सिद्ध नहीं करता है जो उनके ऊपर आरोप लगाए गए हैं। वो यही नहीं खामोश हुई, एक और उन्होंने यहाँ पर कही। उन्होंने कहा कि मैं 49 साल की हूं और मैं इस मोदी गवर्नमेंट के खिलाफ यानी कि जो सत्ता है उसके खिलाफ मैं लड़ती रहूंगी अगले 30 सालों तक, पार्लियामेंट के अंदर भी पार्लियामेंट के बाहर भी। और उन्होंने ये कहा है कि किसी भी तरीके से उनको खामोश नहीं किया जा सकता है और इस सत्ता का वो अंत करके रहेंगी। ये उन्होंने अंग्रेजी में कहा और उन्होंने कहा कि जब नाश मनुष्य का छाता है तो पहले विवेक मर जाता है। और उन्होंने यहाँ पर दानिश अली की भी बात की। उन्होंने कहा जो सरकार है वो दरअसल मुसलमानों के खिलाफ है, इसीलिए एक भी पार्लियामेंटेरियन जो है वो चुनकर नहीं भेजा गया है। उन्होंने कहा कि ये जो सरकार है वो महिलाओं के खिलाफ है और हर उठती आवाज को दबाना चाहते हैं। अगर उनको लगता है वो सब कुछ करके जो अडानी को के खिलाफ वो लगातार आवाज बुलंद करती रही उसको खामोश कर देंगे तो ऐसा नहीं होने जा रहा है। मैं आपको ये भी बता दूं कि लगातार कांग्रेस की तरफ से भी ये कहा गया, अधीर रंजन चौधरी से लेकर मनीष तिवारी से लेकर जेडीयू के सांसद से लेकर यानी कि तमाम इंडिया ब्लॉक के जो नेता हैं जो पार्लियामेंट में मौजूद है उनकी तरफ से ये कहा गया कि ये बहुत कम वक्त दिया गया है, उनको कम से कम 2 दिन का वक्त आना चाहिए। 400 पन्नों की रिपोर्ट है, इसको पढ़ने में, डाउनलोड करने में, समझने में वक्त लगेगा। लेकिन मैं आपको बता दूं बहस के लिए सिर्फ आधे घंटे का वक्त दिया गया था और उसमें ओम बिरला ने कहा कि सदन की गरिमा के लिए सख्त फैसले लेने होंगे। और ये सख्त फैसला क्या लिया गया है? ये सख्त फैसला लिया गया है कि महुआ मोइत्रा की जो लोकसभा सदस्यता है उसको रद्द कर दिया गया और महुआ मोइत्रा को बोलने की इजाजत भी नहीं दी गई। तमाम तरह की रिक्वेस्ट की गई लेकिन उसके बावजूद ओम बिरला ने लोकसभा स्पीकर ने उनको बोलने की इजाजत नहीं दी और जिनकी सदस्यता रद्द की जा रही है उसको बोलने की इजाजत नहीं दी गई, उनकी सदस्यता रद्द कर दी गई। तो जब ओम बिरला ये कहते हैं कि
सख्त फैसले लेने होंगे सदन की गरिमा को बरकरार रखने के लिए, तो सवाल ये उठता है कि क्या सदन की गरिमा के लिए जब रमेश बिदूड़ी जब एक चुने हुए सांसद को वहां पर आतंकवादी, भड़वा और इन तमाम नामों से पुकारते हैं, तो क्या तब सदन की गरिमा तार तार नहीं होती है? उनको राजस्थान में टोंक का प्रभारी बनाकर उनको प्रमोशन करके वहां पर भेज दिया जाता है। उनके खिलाफ किसी भी तरह की डिसिप्लिनरी कमेटी की तरफ से कोई भी किसी तरह की कोई कार्रवाई नहीं की जाती है, कोई जल्दबाजी कुछ नहीं किया जाता है। लेकिन यहां पर देखिए, विपक्ष की आवाज को दबाने के लिए क्या कुछ किया जा रहा है। इसको किस तरह से देखा जाए? क्या एथिक्स कमेटी को यह अधिकार है? क्या इस तरह से ध्वनि मत से प्रस्ताव पास करके एक चुने हुए सांसद की सदस्यता को रद्द किया जा सकता है? क्या उनको बोलने का मौका नहीं दिया जाना चाहिए था? क्या इस पर एक सार्थक बहस नहीं होनी चाहिए थी? क्या रिपोर्ट को ढंग से पढ़ने का अधिकार उन तमाम पार्लियामेंटेरियन को नहीं है जो महुआ मोइत्रा के साथ खड़े थे, या फिर जो पूरे मैटर को जानना चाहते थे? इन तमाम सवालों का हम जवाब लेंगे और आपको भी समझना बेहद जरूरी है कि सरकार किस तरह से जो भी अडानी के खिलाफ आवाज उठाता है उनकी आवाज को किस तरह से दबा रहे हैं। संजय सिंह से लेकर राहुल गांधी तक का एग्जाम्पल आप लोगों के सामने है। आपको पता है कि राहुल गांधी ने जब वो पोस्टर दिखाया था पार्लियामेंट में, उसी के बाद उनके खिलाफ वो केस हुआ था, उसके बाद उनकी सदस्यता चली गई थी। वो सुप्रीम कोर्ट में जब ये केस गया, सुनवाई हुई, उसके बाद उनकी सदस्यता बहाल हुई थी। तो लगातार पार्लियामेंट के अंदर, पार्लियामेंट के बाहर विपक्ष की आवाज को कुचलने और दबाने का काम किया जा रहा है। आज इंडिया ब्लॉक के जो तमाम सदस्य थे वो बाहर, संसद के बाहर, गांधी की प्रतिमा के बाहर वो इकट्ठा हुए, उन्होंने वॉकआउट किया और एक तरह से एकजुटता दिखाई और ये पैगाम दिया कि वो एक साथ है इस पूरे मामले पर, किसी भी तरह से आवाज को दबाया नहीं जा सकता है। तो एक अकेला सब पे भारी की बात की जाती है, प्रचंड बहुमत मिला है ये बात की जाती है, 404 अब सीटें मिलेंगी, एक बार फिर से नरेंद्र मोदी सरकार जो है वो बनने वाली है, तमाम तरह के दावे किए जाते हैं, 2047 तक की बात की जाती है। लेकिन आप ये देखिए, जो राहुल गांधी कहते हैं डरो मत, तो क्या वाकई में सरकार इतनी डरी हुई है कि हर उठती आवाज को वो दबाना चाहती है? मेरे साथ खास मेहमान जुड़ गए हैं इस पर बात करने के लिए। पहले स्क्रीन पर उनको ले आइए, उनका तारुफ मैं आपसे करा दूं। मेरे साथ जो मेहमान जुड़े हुए हैं, मेरे साथ बिलाल सब्जवारी साहब जो हैं वो जुड़ेंगे, सीनियर जर्नलिस्ट, पॉलिटिकल एनालिस्ट हैं, वो आप देख सकते हैं स्क्रीन पर। इसके साथ ही मेरे साथ राकेश कपूर साहब हैं, सीनियर जर्नलिस्ट हैं, वेटरन जर्नलिस्ट हैं, वो भी मेरे साथ जुड़ गए हैं। दोनों मेहमानों का बहुत बहुत इस्तकबाल। और अनिल सिन्हा जी, सीनियर जर्नलिस्ट, भी कुछ ही देर में हमारे साथ जुड़ेंगे। बिलाल साहब, सवाल मैं आपसे करूंगी क्योंकि आपने एक लंबे वक्त तक पार्लियामेंट को आपने कवर किया है, तो टेक्निकलिटीज मैं आपसे जानना चाहूंगी कि जब एथिक्स कमेटी की रिपोर्ट पेश की जाती है, उसमें ये कहा जाता है, सिफारिश दी जाती है कि एक्सपेल किया जाए, उसके बाद रिपोर्ट जो है पटल पर रखी जाती है, वक्त सिर्फ आधे घंटे का दिया जाता है डिस्कशन का, महुआ मोइत्रा को बोलने नहीं दिया जाता है, तमाम जो पार्लियामेंटेरियन जब बोल रहे होते हैं उनको बार बार किस तरह से खामोश किया जाता है और बार बार दुहाई दी जाती है गरिमा की, और बार बार नियम की जो है वो दुहाई दी जाती है, और उसके बाद ध्वनि मत से ये पास कर दिया जाता है कि जनता के द्वारा चुना गया एक पार्लियामेंटेरियन की आवाज को पार्लियामेंट के अंदर खामोश कर दिया जाए, उनकी सदस्यता छीन ली जाए। कैसे देखते हैं आप इसको? नियम क्या कहते हैं? देखिए बुशरा साहबा, एथिक्स कमेटी में जो भी मैटर्स जाते हैं वो दरअसल उसकी भी अपनी एक फैक्ट फाइंडिंग होती है। उसमें अधिकार होता है कि पीड़ित पक्ष को अपनी बात रखे, और वो समय समय पर उस एथिक्स कमेटी की मीटिंग्स में बुलाया भी जाता है। उसको अपना बात रखने का पूरा मौका दिया जाता है एथिक्स कमेटी के अंदर, और वो अपनी बात को आर्गू भी कर सकता है, अपना पक्ष डिटेल में भी रख सकता है, और अपना पक्ष ब्लैक एंड व्हाइट यानी कि लिखित में भी रख सकता है। दरअसल ये बहुत ही टेक्निकल मैटर था। इसमें आप देखिए कि महुआ मोइत्रा शुरू से ही ये कह रही थी कि एथिक्स कमेटी के मेंबरान्स या एथिक्स कमेटी के चेयरमैन जिस तरह से उनके साथ बिहेव कर रहे हैं, वो उनको उस पर उन्होंने कई बार आरोप भी लगाए और उस पर ऑब्जेक्शन भी क्रिएट करे। लेकिन ये बात आई गई हो गई। फाइनली इस पर एक एथिक्स कमेटी ने एक डिसीजन ले लिया। तो ये टेक्निकलिटी पॉइंट तो ठीक है कि जब एथिक्स कमेटी किसी
चीज पर एक अपनी सहमति से कोई निर्णय ले लेती है, तो वो उस निर्णय के संबंध में पार्लियामेंट के मिनिस्टर ऑफ पार्लियामेंट्री अफेयर्स मिनिस्टर्स को अवगत कराती है और पार्लियामेंट्री मिनिस्टर ऑफ अफेयर्स इसको टेकअप करता हुआ पटल पर रखता है। और उसके बाद गुंजाइश नहीं रहती कि कोई मेंबर ऑफ पार्लियामेंट अपना एक्सप्लेनेशन दे। लेकिन ये इसके बाद जो प्रोरोगेटिव स्पीकर का होता है कि वो उसके पास सारे राइट्स होते हैं कि अगर वो मुनासिब समझता है तो उस पीड़ित पक्ष को अपना 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 पक्ष रखने का समय भी दे सकता है। लेकिन ये मैटर दरअसल पॉलिटिकल इशू है ज्यादा। ये दरअसल महुआ मोइत्रा बनाम एथिक्स कमेटी कम, बल्कि ये तृणमूल कांग्रेस की मेंबर ऑफ पार्लियामेंट बनाम भारतीय जनता पार्टी की सरकार, साथ ही साथ महुआ मोइत्रा एक स्टैंड रहा है अडानी पर, उसके परिप्रेक्ष्य है। और जिस तरह से एक अडानी के इशू को भारतीय जनता पार्टी की सरकार के अंदर समय समय पर यह महसूस किया गया है कि इस विषय पर जो भी कोई मेंबर ऑफ पार्लियामेंट, चाहे उसमें राहुल गांधी हो चाहे वो संजय सिंह हो, जब जब वो अडानी के परिप्रेक्ष्य में प्राइम मिनिस्टर पर पॉलिटिकल अटैक करने की कोशिश करते हैं तो इस चीज का आभास साफ तौर पे महसूस किया जा सकता है कि ये इशू सरकार के लिए काफी इंटॉलरेंट हो जाता है, जिसके चलते एक पॉलिटिकल ईगो या पॉलिटिकल क्लैश डेवलप हो जाता है। और साथ ही साथ इसमें यह भी देखने की जरूरत है कि सिर्फ मेंबर ऑफ पार्लियामेंट तृणमूल या मेंबर ऑफ पार्लियामेंट कांग्रेस या मेंबर ऑफ पार्लियामेंट आप पार्टी नहीं, बल्कि संपूर्ण विपक्ष और वर्सेस सरकार भी इसमें देखा जा सकता है। जब जब अडानी के संबंध में विपक्षी पार्टियां आवाज उठाती हैं तो उनके कभी माइक ऑफ कर दिए जाते हैं या कभी उनको बोलने नहीं दिया जाता या उनको समय नहीं दिया जाता। तो लार्जर लेवल पर ये एक पॉलिटिकल इशू है, इसके एक पॉलिटिकल डायमेंशन है। लेकिन अब जो हुआ, एथिक्स कमेटी ने जो निर्णय ले लिया वो ले लिया। अब ये मैटर जनता की अदालत में चला गया है, क्योंकि अब उनके पास ऐसा कोई राइट नहीं है महुआ मोइत्रा के पास कि वो अपने केस को दोबारा आर्गू कर सके, क्योंकि एक सहमति से निर्णय ले लिया गया है। लोकसभा का चुनाव 4 महीने में, तकरीबन 4-5 महीने बाद इसकी अधिसूचना जारी हो जाएगी। तो ये टाइमिंग्स है, इसके अंदर तृणमूल कांग्रेस अगर बेहतर समझ सकती है तो इसे पश्चिम बंगाल में अपने सांसद या महुआ मोइत्रा के अपमान का एक पॉलिटिकल इशू बना सकती है। वही साथ ही साथ इस पे विपक्षी दलों की जो एकजुटता हमें फिलहाल नजर आई, वो भी एक पॉजिटिव संकेत के रूप में नजर आ रहा है। उसमें विपक्षी दल को एकजुट होने का मौका मिलता है, विपक्षी दलों को एक स्वर में होने का मौका मिलता है। और ये एक एग्जाम्पल सेट करता है कि किस तरह से दल के मेंबर ऑफ पार्लियामेंट के साथ जो सरकार का जो बिहेव रहा है, सरकार का जो रवैया रहा है, वो गैर लोकतांत्रिक है। और आपने कहा था दानिश वाला सवाल, तो यकीनन वो भी इससे काफी प्रासंगिक है। जब स्पीकर पार्लियामेंट की गरिमा का सवाल खड़ा करते हैं या पार्लियामेंट के गौरव से संबंधित सवाल खड़ा करते हैं, तो इस एग्जाम्पल को, दानिश और बनाम विद्युड़ी वाले एग्जाम्पल को भी अगर सरकार ने टेकअप किया होता इसी तीव्रता के साथ, तो सरकार पर शायद उंगली नहीं उठती, जिसकी गुंजाइश अभी बाकी रहेगी। जी बिल्कुल, क्योंकि ये सारी तीव्रता जो है वो विपक्ष के लिए संभाल के रखी हुई है। सारे तीर भी तरकश के जो हैं वो विपक्ष के लिए संभाल के रखे हुए हैं। हर उठती आवाज को दबाया जाएगा। जो भी खास तौर पर अडानी को लेकर अगर सवाल पूछेगा तो उसके साथ क्या कुछ होगा। और राहुल गांधी ने कहा था कि तोते की जो जान है वो तो कहीं और है, और वो साफ तौर पर बता रहे थे कि वो तोते की जान दरअसल कहाँ है, हम कहीं और वार कर रहे थे, लेकिन उस तरह से दर्द नहीं हो रहा था। जब वार कहीं और किया तो पता चला कि तोते की जान तो यहाँ पर है, और साफ तौर पे पता है कि वो क्या कह रहे थे। और यही वजह है, अभी राकेश कपूर जी, आपने इतनी लंबी आपने पत्रकारिता का आपका पूरा एक अनुभव रहा, आपने खुद पार्लियामेंट से लेकर तमाम चीजें आपने कवर की हैं। क्या ऐसे एग्जाम्पल्स आपने पहले कभी देखे हैं कि एक पार्लियामेंटेरियन को बोलने तक ना दिया जाए? तमाम लोग ये रिक्वेस्ट करते रहे कि जो अहले मामला है कम से कम आप उसको बोलने तो दें, उनको बोलने नहीं दिया जाता है। बार बार जो और पार्लियामेंटेरियन बोल रहे होते हैं उनको कट ऑफ किया जाता है, नियम की दुहाई दी जाती है।
संसद की गरिमा का हवाला दिया जाता है, इसलिए सख्त फैसले लिए जाएंगे। लेकिन सारी संसद की गरिमा का ठेका क्या सिर्फ विपक्ष के पास है? क्योंकि अगर वाकई में संसद की गरिमा की बात थी तो सबसे पहले अगर किसी के ऊपर कार्रवाई होनी चाहिए थी तो वो रमेश बिधूड़ी थे, जो एक मुस्लिम सांसद को वहां पर खड़े होकर भड़वा, आतंकवादी और ना जाने किन किन नामों से पुकार रहे थे। उनका प्रमोशन करके उनको भेज दिया जाता है। लेकिन महुआ मोइत्रा के मामले में तेजी दिखाते हुए न सिर्फ उनकी सदस्यता रद्द की जाती है, बल्कि सिफारिश की जाती है कि जांच कराई जाए, यानी कि आगे उनके ऊपर एफआईआर हो सकती है, उनके साथ और जुड़े लोगों के ऊपर भी कार्रवाई हो सकती है। तो मामला यही नहीं लग रहा है थम रहा है। जिस तरह के उनके तेवर हैं महुआ मोइत्रा के, वो कोई ठंडे नहीं पड़े बल्कि और तीव्र हो गए हैं। और लग रहा है 4 महीने बाद जो इलेक्शन होने जा रहे हैं, इसका फायदा ही मिलने वाला है उनको। बुशरा जी, तस्लीम, देखिए, जो इस पूरे मामले के 2 डायमेंशंस हैं। एक डायमेंशन अभी बिलाल ने बड़े कायदे से जो पॉलिटिकल डायमेंशन है वो बता दिया। अब इसका मैं संसदीय या पार्लियामेंट्री टेक्निक का जो डायमेंशन है वो मैं आपको बताता हूँ, वो बताने की कोशिश करता हूँ। देखिए, पूरा मामला जो है वो निशिकांत दुबे ने जो खड़ा किया वो किया 2005 के मसले पर, 2005 की बुनियाद पर और 2005 की जो नजीर थी उसकी बुनियाद पर। लेकिन उनकी वो बुनियाद ढरक गई इस वजह से, चूंकि जो महुआ मोइत्रा का जो निष्कासन किया गया है लोकसभा से, वो कैश फॉर क्वेरी या धन के बदले प्रश्न या धन के बदले प्रश्न के आधार पर नहीं किया गया है। क्या है कि उन्होंने अपना लॉगिन पासवर्ड जो है वो शेयर किया, किसी ऐसे आदमी को दिया जिसका पार्लियामेंट से कोई संबंध नहीं है। तो ये तकनीकी मामला है, इसको बहुत गंभीरता से लिया और इस मामले को उन्होंने जो है राष्ट्रीय सुरक्षा से जोड़ दिया। जो आचार समिति थी या एथिक्स कमेटी थी, उसने इस मामले को राष्ट्रीय सुरक्षा से जोड़ दिया। इसके आधार पर उनका निष्कासन किया गया है। जहां तक रिश्वत लेने का सवाल है या धन लेने का प्रश्न है, तो उसका अधिक, चूंकि ये एक क्रिमिनल मामला बनता है, फौजदारी मामला बनता है, इसका अधिकार एथिक्स कमेटी को नहीं है। मैं देखिए, इस पे बड़े बेनियाज तरीके से इस पे हमें गौर करना पड़ेगा। ये पॉलिटिकल मामला तो है, जैसा कि बिलाल साहब फरमा रहे थे, पॉलिटिकल है, लेकिन जहां तक पार्लियामेंट्री टेक्निक्स और पार्लियामेंट्री प्रोसीजर का सवाल है, तो वो ये है कि 2005 में जो पूरा मामला बना था वो बना था कि सोमनाथ चटर्जी, जो उस समय लोकसभा के अध्यक्ष थे, उन्होंने टीवी पर ये खबर चलने के बाद कि कुल 11 सांसद हैं जो इस बात पर राजी हो गए हैं कि वो प्रश्न पूछेंगे, इसके बदले में उन्हें रिश्वत दी जाए, धन दी जाए, इस पर वो राजी थे। तो इसका जब ये टीवी पर खबर आई तो सोमनाथ चटर्जी ने इसका खुद संज्ञान लिया और उन्होंने लोकसभा में बैठते ही पहला जो बात रखी कि ये हो क्या रहा है देश के अंदर। अगर लोकसभा के सदस्य इस तरीके से बिक रहे हैं तो इस लोकसभा का क्या होगा। उन्होंने तभी ये संज्ञान लिया और एक कमेटी बना दी पूरे मामले की जांच करने के लिए, और उसका अध्यक्ष बनाया पवन कुमार बंसल को, जो कांग्रेस के नेता थे, और बाकी उसमें समाजवादी पार्टी के राम गोपाल यादव थे, वो उस समय लोकसभा में होते थे, और कांग्रेस के एक और सदस्य थे, और ऐसे ही जो 4-5 सदस्य थे वो कमेटी बनी। ये मामला, अब देखिए, इसमें डेट का बड़ा महत्व है। ये मामला था 12 दिसंबर 2005 का। ये कमेटी बन गई, उसने ये जो 11 सांसद, 11 में से 10 सांसद लोकसभा के थे, तो लोकसभा के सांसदों को बुलाया। इन सांसदों में से 6 सांसद थे बीजेपी के, कुल 11 सांसद जो थे। एक सांसद राज्यसभा का था
लेकिन इनमें 11 में से 6 बीजेपी के थे, 3 बीएसपी के थे, बहुजन समाज पार्टी के, एक कांग्रेस का था राम सेवक सिंह, और एक था राष्ट्रीय जनता दल के। तो इस प्रकार से ये कुल 11 सांसद थे। और 12 दिसंबर को ये उन्होंने कार्रवाई शुरू की और 23 दिसंबर 2005 को उस कमेटी ने अपनी रिपोर्ट दे दी कि बिकॉज द बिहेवियर of these MPs, 10 MPs from Lok Sabha is unbecoming of a MP। और ये उन्होंने बड़ा ही जो है वो इलीगल काम किया है और उन्होंने बड़ा ही अनैतिक काम किया है, इसलिए इनकी सदस्यता समाप्त कर दी जानी चाहिए। उनकी देखिए 12 दिनों के अंदर ये सारा काम हो गया और 23 दिसंबर 2012 तारीख को था, बैठी थी कमेटी और 23 दिसंबर को कमेटी ने रिपोर्ट दे दी अपनी लोकसभा में। प्रणब मुखर्जी उस समय सदन के नेता थे लोकसभा के। चूंकि सदन के नेता को ही ये प्रस्ताव रखना चाहिए कि आप किसी लोकसभा के सदस्य की सदस्यता ले रहे हो। प्रधानमंत्री चूंकि सदन के नेता होते हैं, लेकिन डॉक्टर मनमोहन सिंह राज्यसभा के सदस्य थे, इसलिए वो सदन के नेता नहीं हो सकते थे। प्रणब मुखर्जी सदन के नेता थे। उन्होंने प्रस्ताव रखा कि कमेटी की रिपोर्ट के अनुसार इन सभी 10 सांसदों की सदस्यता समाप्त की जानी चाहिए। और ध्वनि मत से ये प्रस्ताव जब पारित हो रहा था तो बीजेपी के सांसद वॉकआउट कर रहे थे। उस समय विपक्ष के नेता थे लाल कृष्ण आडवाणी, और लाल कृष्ण आडवाणी ने जाकर के ये कहा, बाहर निकलते ही और संसद के अंदर भी कहा कि किसी संसद सदस्य की सदस्यता समाप्त करना ऐसे ही है जैसे उसे कैपिटल पनिशमेंट दे दिया गया हो, फांसी की सजा देने के बराबर है। और ये जो इथिक्स कमेटी, जो उस समय जांच कमेटी बनी थी लोकसभा की, उसमें बीजेपी के सदस्य थे प्रोफेसर विजय कुमार मल्होत्रा। उन्होंने लेटर ऑफ डिसेंट लिखा कमेटी में और ये कहा कि मैं इस जो बिना प्रोसीजर पालन किए हुए पार्लियामेंट का जो ये कमेटी ने रिपोर्ट दी है, मैं इसमें शामिल अपने आप को नहीं दिखाना चाहता हूं और मैं इसका विरोध करता हूं। अब मेरी राय में संसद सदस्यता लेने का अधिकार केवल, चूंकि फौजदारी मामला था, ये ब्राइब का मामला था, केवल अदालत को है। उन्होंने अपना लेटर ऑफ डिसेंट दे दिया था इस आधार पर। अब आप तुलना कीजिए आज बीजेपी का क्या स्टैंड है और उस समय बीजेपी का क्या स्टैंड था। लेकिन महत्वपूर्ण बात है, मैंने कहा ना कि इसमें बड़े निष्पक्ष तरीके से गौर करना पड़ेगा हमें। लेकिन बाद में जब इनकी सदस्यता समाप्त कर दी गई तो ये सोमनाथ चटर्जी जी ने ये कहा कि इसकी जो है बाकायदा जांच होगी, पुलिस जांच होगी। लेकिन ये राज्यसभा का सांसद, क्योंकि राज्यसभा ने भी सदस्यता समाप्त कर दी अपने एकमात्र सदस्य की। ये सुप्रीम कोर्ट चले गए 2005 में, लेकिन 2007 में सुप्रीम कोर्ट ने फैसला दिया कि ये कंप्लीट इम्यूनिटी है पार्लियामेंट को, जो भी उसके अंदर काम होता है उसके बारे में, और उनकी जो सदस्यता बरकरार रखने या उसे खत्म करने का अधिकार पार्लियामेंट के पास है। लेकिन 2009 में जब ये मामला आ गया, उनकी सदस्यता जो है वो खत्म रही सुप्रीम कोर्ट से भी, तो 2009 में पुलिस ने, दिल्ली पुलिस ने इन 11 के 11 सांसदों के खिलाफ जो मुकदमा दर्ज किया और उसमें दर्ज कर लिया मुकदमा, बल्कि उल्टा मुकदमा दर्ज हुआ कि जो कोबरा पोस्ट जिसने ऑपरेशन दुर्योधन चलाया था, जो वेबसाइट थी जिसने अपने स्टिंग ऑपरेशन में अपना ये सब उन्होंने दिखाया था कि ये 11 के 11 सांसद जो है वो घूस लेकर के धन प्रश्न पूछेंगे लोकसभा के अंदर, उसके लिए तैयार है। तो उन दो, अमरीश बहल नाम था उनका, और एक क्या दूसरी एक महिला पत्रकार थी, उनके खिलाफ मुकदमा चला दिया
उनसे पूछा, लेकिन वो हाई कोर्ट चले गए। हाई कोर्ट ने वो क्वेश कर दिया उनका मुकदमा। फिर 2017 में फिर पुलिस ने फिर रिपोर्ट दर्ज की इन 11 के 11 सांसदों के खिलाफ और फौजदारी मुकदमा दायर किया, जो कि मुकदमा अब चल रहा है, अब भी चल रहा है, मुकदमे का फैसला नहीं आया है। तो ये इसकी बुनियाद पर ये रखा गया। लेकिन महुआ मोइत्रा का मामला चूंकि खाली लॉगिन पासवर्ड देने का था और उस पर ही कमेटी जांच कर सकती थी, और जिस प्रकार से जांच हुई उसमें एक तो जो दर्शन हीरानंदानी का जो एफिडेविट है उसी को आपने सारा सबूत, सारी दलील, सारे वकील मान लिए और मान करके महुआ मोइत्रा के खिलाफ जो है ये अपना फरमान जारी कर दिया कि इनकी सदस्यता समाप्त कर दी जानी चाहिए। बाकी पार्लियामेंट, बाकी जहां तक उन्हें आज लोकसभा में ना बोलने देने का सवाल है, तो 2005 में भी सोमनाथ चटर्जी ये प्रेसिडेंट सेट कर गए थे कि जिन लोगों के खिलाफ मुकदमा होता है उन्हें लोकसभा में बोलने की फिर इजाजत नहीं दी जाएगी, जो कि आरोपित है, जिनके खिलाफ जांच हुई है। तो आज हवाला दिया बिरला साहब ने उसी 2005 की नजीर का और कहा कि मैं महुआ मोइत्रा को बोलने की इजाजत नहीं दे सकता, जो कि एक नियम है पार्लियामेंट का। पार्लियामेंट नजीरों से भी चलती है, प्रेसिडेंट्स भी कानून होता है पार्लियामेंट का, उसे कोई माने। हालांकि बहुत तोड़े जा रहे हैं। वैसे तो सदन के नेता कोई प्रस्ताव रखना चाहिए था, पार्लियामेंट्री अफेयर्स मिनिस्टर ने रखा, ये भी नजीर थी 2005 की, लेकिन ऐसा तो नहीं हुआ। तो ये सारी बातें हैं बुशरा जी बिल्कुल, जिन पे हमें गौर करना होगा। और बल्कि एक चुनौती और खड़ी हो गई है। जब बांका के सांसद कोई मिस्टर यादव हैं, जब वो बोल रहे थे तो उन्होंने साफ कहा पार्लियामेंट में आज कि बोले मैं भी अपना पासवर्ड और लॉगिन पासवर्ड जो मेरा पार्लियामेंट्री स्टाफ है उसको देता हूं, मुझे नहीं करना आता है उस पर, मैं क्या करूं? मेरे प्रश्न जो मैं खुद नहीं लिखता हूं, जो मेरा स्टाफ है, जो मेरा सेक्रेटरी है वो लिखता है। तो उस पे ओम बिरला ने he was taking the exception to this, लेकिन बाद में वो ठंडे पड़ गए। क्यों पड़े ये मुझे नहीं पता। उन्होंने कहा कि आपके खिलाफ भी कार्रवाई हो सकती है, आप ये स्वीकार कर रहे हैं। मैंने पूरी आज बहस देखी है उसकी लोकसभा में। जी बिल्कुल। तो ये सारे आपने बहुत जाकर के फंस रहे हैं। बट ये मामला पूरा पॉलिटिकल है, जैसा बिलाल ने कहा पहले शुरू में, पॉलिटिकल ज्यादा है। टेक्निकली तो आई थिंक उन्होंने जो है जो प्रेसिडेंट्स थे उनके अनुसार ही काम किया है। जी बिल्कुल। और उस वक्त की तमाम सरकारों को लेकर आप कटघरे में खड़ा करते हैं, उस वक्त की नजीरों को कटघरे में खड़ा करते हैं। जब आपकी मतलब की बात होती है तो उसी को ही आप एक नजीर बना लेते हैं। अनिल सिन्हा जी, इस पूरे मामले को आप कैसे देख रहे हैं? अगर अभी की बात करें, महुआ मोइत्रा का ये कहना है कि जो हीरानंदानी है उसके जरिए जो एफिडेविट दिया गया वो दरअसल उसके सर पर, इनका एग्जाम्पल था कि सर पे बंदूक रख के दरअसल इस एफिडेविट पे साइन कराया गया है। एक कोई व्यापारी आता है, वो ये आके कहता है कि महुआ मोइत्रा ने दरअसल उनसे पैसे लिए और क्वेरी के लिए, उसके बाद ये सब कुछ सेटअप होता है और फिर उसके बाद जो इंक्वायरी बैठी जाती है, जब उनको वहां पर बुलाया जाता है एथिक्स कमेटी में, तो वे कहती हैं कि उनसे बहुत बेहुदा सवाल जो हैं वो पूछे गए हैं और जिस तरह के सवाल पूछे गए वो बेहद पर्सनल है और बहुत बेहुदा थे। वो उन्होंने सब कुछ कहा और उसके बाद आज उनकी सदस्यता को रद्द कर दिया जाता है। उन्होंने कहा कि वो पार्लियामेंट के अंदर, पार्लियामेंट के बाहर सवाल पूछती रहेंगी। 49 साल उनकी उम्र है, 30 साल और उनके पास है, ऐसा उनका मानना है, और उनको खामोश नहीं किया जाएगा। उनका ये भी कहना है कि सरकार मुसलमानों के खिलाफ है, एक भी सांसद चुनकर नहीं भेजा है, और 200 मिलियन जो लोग यहाँ पर रहते हैं मुसलमान, उनमें से सिर्फ 26 सांसद हैं, और उस 26 सांसद में से जो एक सांसद हैं उनके साथ क्या कुछ किया जाता है, लेकिन डिसिप्लिनरी कमेटी उनको लेकर कोई एक्शन नहीं लेती है। ये तमाम बातें उन्होंने आज कही हैं। आप इस पूरे मामले को कैसे देखते हैं? क्या इसमें एक सिल्वर लाइन आप ये देखते हैं कि आज इंडिया गठबंधन की एकजुटता जो है वो एक बार फिर से इस पूरे मामले पर नजर आई है? कि ये इंस्टीट्यूशनल कोलैप्स
इंस्टीट्यूशनल कोलैप्स का पॉलिटिकल कल्चर का जो डिक्लाइन है, जो पतन हुआ है वो है, और उसके बाद जो लोकतंत्र का इन जनरल जो पतन है उसको दिखाता है। पतन तो उस समय भी मतलब जो कैश फॉर क्वेरी के लिए जिन लोगों को कन्विक्ट किया, सजा दी गई, वो लोग भी वो पतनशील जो संस्कृति है उसकी, जो लोकतंत्र की, उसी के ये थे, नमूने थे। लेकिन अभी का इसमें दो चीजें हैं जो ध्यान देने की है। एक तो इसमें इन्वॉल्वमेंट जिन लोगों का है वो कौन लोग हैं। अडानी के इशू पे आप देख रहे हैं कि कितना सेंसिटिव है गवर्नमेंट। ये बात सही आरोप है कि जैसा कि राहुल गांधी ने कहा था कि अडानी के खिलाफ आप मोदी के खिलाफ बोल करके शायद बच जाएं, वो भी संभावना कम है, लेकिन अडानी के खिलाफ आप बच नहीं सकते, ये दिखाया। और उसके मामले में कितना सेंसिटिव है, जिस तरह से राहुल गांधी का, आप इसको उससे उसी के पैरेलल देखिए कि जिस तरह से राहुल गांधी ने जब अडानी के खिलाफ वहां बात की संसद में, तो उनकी सदस्यता तुरंत, वो कानूनी तो सब कुछ को तो कानूनी जमा आप पहना सकते हैं, इसलिए उसका कोई अर्थ नहीं है, क्योंकि कानून को आप किस तरह से आपकी इस्तेमाल करते हैं उस पर डिपेंड करता है। सवाल है नीयत साफ होने की, तो इसमें नीयत साफ नहीं है गवर्नमेंट की, क्लियर है। और साथ में ये है कि अडानी के खिलाफ आप करेंगे तो आपको बचना आपका मुश्किल है। आपने वो देख लिया लगातार, मतलब न्यूज क्लिक का मामला हो चाहे कोई भी मामला हो, ये सारे मामले इसी का है कि जो भी अडानी के खिलाफ वाले मुहिम में शामिल होगा उसको सजा मिलेगी। एक तो ये इसका क्लियर कट मैसेज है। दूसरा मैसेज ये है कि जो पॉलिटिकल कल्चर जो है उसमें अब कोई सैंक्टिटी नहीं रह गई है। महुआ मोइत्रा के जो व्यक्तिगत और निजी मतलब जो आप प्राइवेट स्पेस कहते हैं, पर्सनल स्पेस, उसको किस तरह से लोगों ने वायलेट किया, किस तरह से उसका उल्लंघन किया, उसमें किस तरह घुस गए और उसको उसके निजी जिंदगी, उस पर कोई संसद, अगर मान लिया, मुझको इसमें कोई एतराज नहीं है कि अगर कोई इशू उठा है, अगर वो कैश फॉर क्वेरी का है, निश्चित तौर पर महुआ मोइत्रा को उसकी सजा मिलनी चाहिए। अगर सिक्योरिटी वाला मामला तो आप सिरे से खारिज करिए, क्योंकि मैं जानता हूं कई सांसदों को जिनको ऑपरेट करना नहीं आता था कंप्यूटर, उनका जो स्टाफ है वही सारा कुछ बैठ करके मैंने देखा है अपनी आंखों से कि किस तरह से उनके कंप्यूटर ऑपरेट करते हैं, उनके जो असिस्टेंट होते हैं जो बहाल किए जाते हैं। बल्कि वो नहीं, बल्कि पीआरएस जो ऑर्गेनाइजेशन है उसका एक आदमी वहां बैठ करके सारा कुछ देखता रहता है, क्योंकि वो असिस्टेंस का काम करता है, वो एक एनजीओ है। तो ये तो एकदम मतलब जो आधार बनाया गया है वो एकदम सतही और बेबुनियाद है। लेकिन ये जो पॉलिटिकल कल्चर वाला इशू है, क्या उसको उस सांसद, जब तक महुआ मोइत्रा संसद की सदस्य थी, उस बीच में जिस तरह से मीडिया ने उनके खिलाफ उनके पर चित्र, उनके फोटोज, उनके बारे में जो कमेंट्स वो किया, उस पर क्या संसद को ये नहीं करना था? दूसरा है कि दर्शन हीरानंदानी क्या इस बात को इग्नोर कर सकते हैं आप कि दर्शन हीरानंदानी ने जो शुरुआती उसके बयान थे उससे वो पलट गया और उसको किस तरह के दबाव थे। यहां पर मीडिया का रोल है। जो चीजें कानून और संसद के दायरे से बाहर है, पब्लिक स्पेस में है, आम डिबेट की चीज है, और एक लोकतंत्र की जो एक पूरा एक मतलब परिप्रेक्ष्य है, उसके संदर्भ में मीडिया का रोल है कि क्या उसको ये बताना नहीं चाहिए लोगों को लगातार कि दर्शन हीरानंदानी के एक बयान और दूसरे बयान में क्या फर्क था, उसने किन परिस्थितियों में और क्या बयान दिया। इन्होंने मामला उठाया था कैश फॉर क्वेरी का, उसने दर्शन हीरानंदानी के बयान में कैश फॉर क्वेरी का कहीं से भी उसका ये नहीं होता, सपोर्ट नहीं होता, उसको आप नहीं मान सकते, क्योंकि वो सारा जो उसमें है उससे ये साबित नहीं होता। उसमें यही लॉगिन एंड पासवर्ड वाला, मतलब ये भी जो कारण जिसको आप कहते हैं आधार मुहैया किया दर्शन हीरानंदानी ने, निशिकांत दुबे ने जो स्टार्ट किया था केस, वो नहीं स्टैंड हुआ, क्योंकि उसने तो कैश फॉर क्वेरी का आरोप लगाया था। लेकिन जो दर्शन हीरानंदानी का एफिडेविट है उसमें कैश फॉर क्वेरी का सपोर्ट नहीं होता है।
तब उन्होंने एक आधार बनाया। ये आफ्टर थॉट था, बाद का था। तो क्या ये लीगल, ये क्या इश्यूज मीडिया को बताना नहीं चाहिए? यही है कि आप जो उसके जो फाइन एलिमेंट्स है उसको करना। यहां एक और चीज है, कैश फॉर क्वेरी का मामला एक मीडिया में उठाया गया मामला था। आप इससे समझ सकते हैं कि मीडिया को कितना सीरियसली और कितना इंपॉर्टेंट मानते थे सोमनाथ चटर्जी या उस समय का एस्टेब्लिशमेंट, जो उसके आधार पर उन्होंने कार्रवाई की। अब आप देख लीजिए कैसे मामले आते हैं, लेकिन मीडिया का क्या है। तो मैं आपको कहूंगा कि यहां पर आपका इंस्टीट्यूशनल कोलैप्स, जो इंस्टीट्यूशन मतलब गवर्नमेंट स्टैट्यूटरी इंस्टीट्यूशन नहीं है मीडिया, लेकिन पिलर है। सब लोग मानते हैं दुनिया में कि फोर्थ पिलर जिसको आप कहते हैं वो है तो वो उसका कोलैप्स है। इसमें जो प्रोसीडियरल कोलैप्स है, आप बताएं कि 650 या कितना और भी ज्यादा, हमको पन्ना ठीक से याद नहीं है, वो रिपोर्ट 2 दिन के अंदर, मतलब सुनवाई भी नहीं हुई है ठीक से। जिसको आपने कन्विक्ट किया है, या दर्शनी रामनंदानी या जो भी गवाह है, उसकी आपने उसका ये भी नहीं किया, इंट्रोगेट भी नहीं किया, उनसे पूछताछ भी नहीं ठीक से हुई, आपने कुछ तथ्य नहीं किया। 600 इतने बड़ी रिपोर्ट आपने कैसे जारी कर दी? और किन लोगों ने, मतलब उसमें किन लोगों ने आपका सहयोग किया? ये मीडिया को उजागर करना चाहिए था कि किन परिस्थितियों और किस तरह से ये रिपोर्ट बनाई गई है। क्या जो उसके एथिक्स कमेटी के जो अध्यक्ष है, क्या उनकी काबिलियत है ऐसी कि वो है एथिक्स कमेटी में? पूरे सम्मान के साथ मैं कहना चाहता हूं कि क्या ये रिपोर्ट इम्पार्शियली और ढंग से बनाई गई है, ये भी मानना चाहिए। अब लास्ट पॉइंट एक जो मैं कहना चाहता हूं, वो है कि ये इवेंट इंडिया गठबंधन को तो साथ किया ही है, साथ में जो ये मतलब टीएमसी है उसमें भी एक तरह से चेंज आया है, क्योंकि उन्होंने पहले महुआ मोइत्रा को छोड़ दिया था, अब वो जो है इसके महुआ मोइत्रा के पक्ष में खड़े हैं। तो ये चेंजेस भी है। तो ये पॉलिटिकल, जैसा कहा मैंने सुना नहीं बिलाल साहब को, लेकिन ये एक पॉलिटिकल इश्यू था और उसको पॉलिटिकली ही फाइट करना पड़ेगा। महुआ मोइत्रा उसको पॉलिटिकली फाइट कर रही है। और सबसे बड़ी बात है, ये एक महिला सांसद, वो इतनी प्रखर सांसद है, उनको एक व्यापारी के खिलाफ बोलने के लिए इतनी बड़ी सजा, ये हिंदुस्तान के जो संसदीय इतिहास में एक बड़ा कलंक के रूप में ही जाना जाएगा। कैश फॉर क्वेरी का मामला दूसरा था, यहाँ और कई चीजें आ गई हैं सामने, ये एक कलंक ही माना जाएगा। और इसमें देखा जाएगा कि संसद का जो मतलब लोकसभा के अध्यक्ष हैं, जो कई बार साबित कर चुके हैं कि वो जो भी एस्टेब्लिशमेंट है, उसके एस्टेब्लिशमेंट मतलब मोदी और अमित शाह के खिलाफ जा ही नहीं सकते, वो उनको करना पड़ता है। तो ये एकदम इंस्टीट्यूशनल कोलैप्स और पॉलिटिकल कोलैप्स जो है, डिक्लाइन ऑफ डेमोक्रेसी का ही एक उदाहरण है। बिल्कुल, और साफ तौर पर, और ये अजीब सी बात है कि इस लोकतंत्र में जनता जो चुनकर भेजती है, एक सांसद को चुनकर उसने भेजा और वो सांसद जनता की दरबार में वो हाजिर हुई, उन्होंने अपनी बातें रखी, उन्होंने चुनकर उनको वहां पर भेजा। और उसके बाद आप ये देखिए कि किस तरह से उनकी सदस्यता को झट से जो है वो रद्द कर दिया जाता है, बोलने का मौका नहीं दिया जाता। लेकिन राकेश कपूर साहब ने कहा इससे पहले भी हो चुका है। लेकिन ये जरूर है कि जो तेजी दिखाई गई है इस मामले में, वो कहीं ना कहीं बहुत तरह के सवाल उठाती है। और जिस तरह का पूरा बैकग्राउंड है सरकार का, कि कैसे वो विपक्ष की आवाजों को दबाता रहा है और किस तरह से इंस्टीट्यूशंस पूरे उसके हाथ में है, उनका इस्तेमाल विपक्ष के खिलाफ होता रहा है। तो यहाँ पर कोई इफ्स एंड बट्स बहुत ज्यादा यहाँ लगाने की जरूरत नहीं है। लेकिन बिलाल साहब, सवाल यही, क्या आपको लगता है टीएमसी और महुआ मोइत्रा के लिए ये एक पॉजिटिव चीज हो सकती है? आपको लगता है कि महुआ मोइत्रा, क्योंकि वो एक महिला है और उनका किस तरह से मीडिया में कैरेक्टर असैसिनेशन हुआ, एक तरह से उनकी वो तस्वीरें जो पर्सनल थी उनको बाहर जाहिर करके अलग अलग तरह के भद्दे प्रोग्राम्स किए गए, भद्दे कमेंट्स किए गए उनके खिलाफ, और यहाँ तक कि जो पार्लियामेंटेरियन है उनकी तरफ से भी बहुत खराब भाषा का इस्तेमाल उनको लेकर किया गया। तो आपको लगता है कि ये सारी चीजें महुआ मोइत्रा के फेवर में जा सकती हैं, क्योंकि 4 महीने के बाद ही बस इलेक्शन है, बहुत लंबा वक्त नहीं है। जी बुशरा साहिबा, मैंने तो अपने फर्स्ट शॉट में
इस बात को रखा भी था। और मैं जी। एक और बात कहना चाहता हूँ कि ये जो केस, इसके दो दो पार्ट्स हैं। एक तो इसका परसेप्शन है इस केस का, एक इसकी टेक्निकलिटी है। तो परसेप्शन में जो ये केस एडमिट हुआ था, कैश फॉर क्वारी के ग्राउंड पर एडमिट हुआ था पार्लियामेंट के अंदर। निशिकांत दुबे ने इस आर्गुमेंट के साथ इसे एडमिट कराया था। और संसदीय समिति जो कार्रवाई कर रही है वो लॉग इन पासवर्ड देने के ऊपर कर रही है। तो ये कॉन्ट्राडिक्टरी चीज है इसके अंदर, दो चीजें। परसेप्शन में एडमिट ये हो रहा है कि साहब आपने पैसे लेके सवाल पूछे इसलिए एडमिट हुआ है केस ये, और एक्ट इसलिए हुआ इस पर कि आपने साहब लॉग इन पासवर्ड शेयर किया। और एक चीज और इंपॉर्टेंट बता दूं, लॉग इन पासवर्ड करने का जो इशू है ये पार्लियामेंट की संसदीय समिति के सामने खुद महुआ मोइत्रा ने और रिकॉर्ड पर कहा था कि हाँ मैं इस बात को स्वीकार करती हूं कि मैंने लॉग इन पासवर्ड शेयर किया था। और क्योंकि मैं आई वॉज अवेयर फ्रॉम द पॉइंट वेयर आई नीड टू फ्रेम माई क्वेश्चन, दैट्स व्हाई आई गिवन दैट लॉग इन पासवर्ड। तो ये तो खुद महुआ मोइत्रा ने एक्सेप्ट किया था। तो जो गलती वो खुद और रिकॉर्ड पर लोकतंत्र में एक्सेप्ट कर रही है उसी के लिए उन्हें सजा दी जा रही है। एनीवे ये परसेप्शन की बैटल है। देखिए लोकतंत्र में कृष्णा साहिबा जितने भी बड़े फैसले हुए हैं वो लोकतंत्र की अदालत में होते हैं। यकीनन कि आज महुआ मोइत्रा पार्लियामेंट के अंदर और संसदीय समिति के समक्ष जरूर ये केस हार गई हैं, लेकिन अब ये उनकी पॉलिटिकल चतुराई पर निर्भर करता है कि वो ये केस लोकतंत्र की अदालत में जाके कैसे जीते। नंबर एक। नंबर दो कि देखिए लोकतंत्र के अंदर जितने भी बड़े फैसले हुए हैं इतिहास गवाह है वो हमेशा जनता के बीच तय हुए हैं। एक मैं बहुत महत्वपूर्ण एग्जाम्पल देना चाहता हूं कि 1969 के अंदर जब इंदिरा गांधी को कांग्रेस के अध्यक्ष एस निजिंगलप्पा ने प्राइम मिनिस्टर होते हुए पार्टी से एक्सपेल्ड कर दिया था। और उस समय जो इशू था वीवी गिरी और नीलम संजीवा रेड्डी के बीच था डॉक्टर जाकिर हुसैन साहब की डेथ के बाद कि कौन प्रेसिडेंट बनेगा। यानी वो एक लॉन्ग बैटल है। तो इंदिरा गांधी को एक्सपेल्ड कर दिया गया था। इसमें इंदिरा गांधी ने लेफ्ट और करुणानिधि डीएमके के माध्यम से सपोर्ट से सरकार चलाई थी। सुप्रीम कोर्ट से उसमें स्टे ले लिया था। और इंदिरा गांधी ने जो चुनाव 72 में होने थे वो 69 के अंदर अपने एजेंडे पे रख के पब्लिक के सामने प्रीवी पर्स का और बैंकों के राष्ट्रीयकरण का और बहुत सारे ऐसे इश्यूज थे और मोनोपोली रिस्ट्रिक्टेड ट्रेड कमीशन का, ये सब इश्यूज पर वो जनता के बीच में गई थी और चुनाव जीत के आई थी। उनको एक सिंपैथी फैक्टर मिला था। इसी तरह इंदिरा गांधी ने जब 75 के अंदर इमरजेंसी की गलती की तो 77 के अंदर वो पूरी तरह वाइप आउट हो गई। जनता का उन्हें प्रतिरोध झेलना पड़ा था। इसी तरह भ्रष्टाचार के विषय पर विश्वनाथ प्रताप सिंह ने जो बोफोर्स का मुद्दा उठाया था वो उसको लेकर जनता के बीच में गए थे और कांग्रेस को सत्ता से हटाने में कामयाब रहे थे। कुल मिलाकर मकसद मेरा कहने का यह है कि जितने भी बड़े फैसले होते हैं जनता की अदालत में तय होते हैं। अब ये मसला महुआ मोइत्रा की पार्टी संगठन का, जिस पार्टी से वो संबंधित है, उस पार्टी की अपनी चतुराई, महुआ मोइत्रा का अपना स्मार्टनेस, वो इसे लोकतंत्र के अंदर किस तरह से पेश करती हैं, वो लोकतंत्र जनता की अदालत में से किस तरह जाके रखती हैं ताकि उनके ऊपर लगा हुआ दामन लगा दाग सिर्फ अब लोकतंत्र की अदालत में धुल सकता है। यकीनन पार्लियामेंट से उन्हें सजा जरूर मिल गई है, लेकिन अब ये उनकी अपनी चतुराई, उनकी मेहनत, उनके आर्गुमेंट्स कि वो जनता में इसको केस को कैसे लेके जाती हैं, तभी वो इस आरोप को अपने दामन से छुटाने में कामयाब रहेंगे। बिल्कुल। और लगातार हमने देखा कि इससे पहले चाहे विशेष सत्र हो या उससे पहले जो सत्र आए, हमने देखा कि कैसे जो विपक्ष के नेता हैं उनको बार बार सस्पेंड किया गया, माइक्स उनके ऑफ किए गए, उनको स्क्रीन से हटा दिया गया। और खासतौर पर राहुल गांधी के हवाले से मैं बात करूं तो राहुल गांधी जब बोले और फिर उसके बाद उसकी शिकायत भी की गई और फिर उसका बीच में रोका भी गया कि देखिए कि वो स्क्रीन पर नहीं है। तो जब प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी या फिर सत्ता में बैठे जो लोग हैं, जब वो पार्लियामेंट में जब वो बोलते हैं, वो सांसद जो बीजेपी से ताल्लुक रखते हैं, तो ऐसा नहीं होता है। लेकिन विपक्ष में बैठे लोग जब अपनी बात को उस मुखर तरीके से रखते हुए नजर आते हैं जहां सरकार घिरती हुई नजर आती है, जहां वो उस तरह से जवाब नहीं दे पाती है, तो आप देखें माइक्स ऑफ किए जाते हैं, स्क्रीन से हटाया जाता है, सस्पेंशन होते हैं, ये तमाम चीजें हमने देखी हैं। तो ये कह दिया जाए राकेश कपूर जी के सब कुछ फेयर है और फेयर तरीके से किया जा रहा है,
ओम बिरला फेयर तरीके से कार्रवाई कर रहे हैं। ओम बिरला या फिर मैं राज्यसभा की मैं बात करूं कि सिर्फ विपक्ष के नेताओं को ही रोकते हुए नजर आते हैं जब वो बोलते हैं। ये एक बार नहीं बार बार देखा गया है। तो क्या इसको लेकर सवाल नहीं उठने चाहिए? और क्या फिर जब इसको लेकर सवाल उठ रहे हैं तो क्या जिस तरह की रिपोर्ट आई है और जिस तरह के फैसले लिए गए हैं, क्या उसको लेकर सवाल नहीं उठने चाहिए? बिलाल ने जो अभी कहा, देखिए जी राजनीति में हम जब उदाहरण देते हैं तो वी कांट कंपेयर एप्पल विद ऑरेंजेस। जो सबसे बड़ा उदाहरण था जनता की अदालत का वो ये था कि जब 1978 में इंदिरा गांधी 1977 में चुनाव हारने के बाद, रायबरेली से चुनाव हारने के बाद और मेडक से चुनाव जीत करके आई, चिकमगलूर कर्नाटक से, चिकमगलूर से जीत करके आई, तो लोकसभा ने उनकी सदस्यता समाप्त कर दी। लोकसभा ने उनकी सदस्यता समाप्त कर दी। देन अगेन इंदिरा गांधी वेंट टू द पीपल्स कोर्ट। वो उदाहरण है। महुआ मोइत्रा का मामला मुझे नहीं लगता, बिलाल ने कहा अभी, लेकिन मुझे नहीं लगता कि इतना बड़ा है कोई, क्योंकि शुरू में तो इनकी पार्टी भी इनके साथ आने को तैयार नहीं थी। लेकिन सबसे बड़ा मामला पब्लिक परसेप्शन का ही है। पब्लिक परसेप्शन में अगर महुआ मोइत्रा इस बारे में सफल हो जाती हैं, जैसा कि अनिल सिन्हा जी ने थोड़ी गहरी बातें कही हैं। अनिल सिन्हा जी ने जैसा कि कहा कि मामला तो बना था ये, जिसका मैंने आपको पूरा इतिहास बता दिया, 2005 का कैशवर्क क्वेरी का, इसके आधार पर निशिकांत दुबे ने बनाया था। और निकला क्या? खोदा पहाड़ निकली चुईया। निकला क्या कि लॉगिन पासवर्ड का मामला निकला, उसके आधार पर आपने सदस्यता समाप्त कर दी। तो ये विरोधाभास है। तो ये कहीं लगता है कि महुआ मोइत्रा के साथ अन्याय हो गया है, ये लगता है, क्योंकि उन पर जब कैश ऑफ क्वेरी का कोई मामला बनता ही नहीं, और एक बार भी दर्शन हीरानंदानी को कमेटी ने बुलाने की जहमत नहीं उठाई, उसके एफिडेविट को ही सब कुछ मान लिया। देखिए पत्रकार का काम जो है ना, वो गालिब का शेर है ना कि बनाकर फकीरों का हम बेस गालिब, बनाकर फकीरों का हम बेस गालिब, तमाशाए अहले करम देखते हैं। हमारा काम तो सिर्फ ये है कि हमने पहला भी गिना दिया और अब का भी गिना दिया, और दूध का दूध और पानी का पानी कर दिया। अब जनता फैसला करेगी कि ये हो क्या रहा है, किस तरीके से निजाम चल रहा है, कैसे लोगों के साथ किया जा रहा है। एक परसेप्शन बना जब राहुल गांधी को निकाला गया संसद से, परसेप्शन नहीं बना क्या? लोगों की सहानुभूति राहुल गांधी को मिली, पूरे देश से मिली। और ये मानहानि का मामला था, कौन सी बड़ी भारी क्या बात थी? इसके ऊपर जो बेपढ़ा लिखा आदमी है, जो एक साधारण नागरिक है देश का, वो भी कह रहा है वाह भाई वाह, क्या कर दिया, सारे के सारे इकट्ठे हो गए उस आदमी के खिलाफ, एक आदमी के खिलाफ। ये साधारण, तो हमारा काम है ये बताने का, लोगों, हमारा काम सिर्फ इतना बिल्कुल ये बताने का और अपनी राय निष्पक्ष तरीके से देने का, ये हम लोगों का काम होता है। अनिल जी मेरी बात से सहमत, मुझे मालूम है अनिल जी मेरी इस राय से सहमत नहीं होंगे, मैं जानता हूँ उनके विचारों को, वो मेरी इस राय से सहमत नहीं होंगे, लेकिन मेरी अपनी ये राय, लेकिन व्यक्तिगत राय, मेरी अपनी व्यक्तिगत राय। लेकिन जो महुआ मोइत्रा के साथ इथिक्स कमेटी ने कहा है, उसका जवाब कौन देगा? जो महुआ मोइत्रा के साथ इथिक्स कमेटी ने किया है, उसका जवाब कौन देगा? उन्होंने तो साफ पब्लिकली कहीं कहा कि मेरे से ऐसे सवाल पूछे गए, मेरे से इस तरह मेरे साथ व्यवहार किया गया कि जैसे मेरा वस्त्रहरण कर दिया गया हो। इससे बड़ी बात कोई महिला कह सकती है? इसका जवाब कौन देगा? इसके लिए कौन जिम्मेदार होगा? बिल्कुल।
ये जिम्मेदारी किसकी है? और उनके साथ इसका भी तो जवाब मिलना चाहिए। बिल्कुल। और राकेश जी कपूर, बुशरा जी क्या कहें? जी बिल्कुल। और राकेश जी। कपूर जी, और इसके साथ साथ रिपोर्ट में जो है, जो रिपोर्ट हालांकि बहुत बड़ी है और हम सब पत्रकारों को भी पढ़ने में से वक्त लगेगा, हम तक आने में वक्त लगेगा, और क्योंकि ये विपक्ष ने भी कहा है कि 400 पन्नों की रिपोर्ट है, इसको पढ़ने समझने इसमें बहस करने के लिए वक्त चाहिए, लेकिन वक्त बिल्कुल नहीं दिया गया। ऐसा लग रहा था कि आज अगर ये नहीं हुआ तो फिर शायद न जाने फिर क्या हो जाएगा। इस तरह से इसको पेश किया गया, आधे घंटे का सिर्फ वक्त दिया गया, सही से बोलने और समझने का मौका तक विपक्ष को नहीं दिया गया जब रिपोर्ट दी गई। तो ये जो तत्परता है, ये जो जल्दबाजी है, ये बहुत सारे सवाल जो है जाहिर सी बात है ये उठा रही है। और दानिश अली को लेकर भी इस रिपोर्ट में जो है वो सवाल उठाए गए हैं उनके कंडक्ट को लेकर। जब वो गए थे उनके साथ, महुआ मोइत्रा के साथ जब वो गए थे, और उन्होंने उनके साथ जो आवाज उठाई थी और कहा था कि हम बाहर निकल कर आए थे बहुत गुस्से में, और महुआ मोइत्रा के साथ कंधे से कंधा मिलाकर वो खड़े हुए थे, तो उनके ऊपर भी सवाल खड़े कर दिए हैं। लेकिन रमेश बिधूड़ी को लेकर कुछ नहीं होगा। आखिरी सवाल संक्षेप में बिल्कुल अनिल जी, वक्त की कमी है, आपसे मैं ये जानना चाहूंगा। नहीं, मैं 1 मिनट दानिश अली के मामले पर बोलना चाहता हूं, अगर आप इजाजत दें तो। मुश्किल से 30 सेकंड लूंगा जी। दानिश अली के खिलाफ, 30 सेकंड जी। दानिश अली के खिलाफ नहीं, दानिश अली के बारे में जिस तरीके से रमेश बिधूड़ी ने उन्हें भड़ुआ कटुआ, अरे भाई आपने पूरे देश का अपमान कर दिया, संसद में खड़े होकर के संसद का अपमान कर दिया। इससे बड़ा संसद का अपमान कोई दूसरा नहीं हो सकता। तो ये सवाल पूछा जाना चाहिए, उनके खिलाफ क्या कार्रवाई हुई? आपने एक शब्द को पूरी एक कौम के लिए, पूरी कौम के लिए लीगलिटी देने की कोशिश की आपने। इससे बड़ा अपराध नहीं है कोई। और अगर इथिक्स कमेटी इस पर सोई हुई है तो इसका जवाब कौन देगा? आप मुसलमानों को भड़ुआ कहेंगे, कटुआ कहेंगे, दलाल कहेंगे, तो आप क्या हैं? संसद का इससे बड़ा अपमान कुछ और हो सकता है? दानिश अली एक संसद सदस्य है, मैं जानता हूं, व्यक्तिगत रूप से मेरे संबंध है उनसे। वो बड़ा ही सभ्य आदमी है, दानिशमंद है, जय यथा राम तथा गुण। इसके बावजूद आपने पूरी संसद का अपमान किया, पूरे देश का अपमान किया है, इस देश की संस्कृति का अपमान किया है। तो इसका जवाब कौन देगा? जी बुशरा जी। बिल्कुल, पॉलिटिकल पनिशमेंट है। जी बिल्कुल बिल्कुल। और लास्ट आपसे कमेंट अनिल जी, आप देर से जुड़े इसलिए आप संक्षेप में बस मैं आपसे जानना चाहूंगी, वक्त की कमी है, कि क्या आपको लग रहा है अब इसके बाद जो इतनी बड़ी कार्रवाई जो की गई है, क्या आपको लगता है कि अब इससे पहले, इसके बाद अब जो सांसद हैं वो बोलने से डरेंगे? क्या आपको ऐसा लगता है, या आपको लगता है कि और मुखर हो जाएंगे? क्योंकि एक तरह से डराने की ही कोशिश है कि आप अडानी पर सवाल मत पूछिए, आप सत्ता की आंख में आंख डालकर सवाल मत पूछिए। महुआ मोइत्रा मुझे लगता है जो जितनी भी विपक्ष में जो महिला सांसद हैं उनमें सबसे ज्यादा मुखर, सबसे ज्यादा तेज और साफ बोलने वाली हैं। उनके सवालों के जवाब भी नहीं होते हैं, वो लाजवाब कर देती हैं। तो आपको क्या लग रहा है आगे कि इसको देखते हुए आगे क्या प्रक्रिया, किस तरह से क्या होगा? देखिए ये एक मतलब इसमें आप इसको इस तरह समझिए कि महुआ मोइत्रा, डरने वाले तो लोग हैं संसद में, विपक्ष में बहुत सारे डरने वाले लोग हैं, लेकिन वो तो अडानी से ही घबराते हैं। लेकिन अडानी से घबराने की बात में उनके संबंध है, वो लोग ईडी, सीबीआई या आईटी से घबराते हैं। महुआ मोइत्रा उससे नहीं घबरा रही थी, इसीलिए उनके पर्सनल स्पेस का इस्तेमाल किया। मैं इसको सीधे सीधे ब्लैकमेलिंग का एक केस मानता हूं, जिसमें आपने अपने तंत्र का इस्तेमाल कर एक महिला को मतलब उसकी, समझ लीजिए कि जो प्रतिष्ठा है उसको गिराने, उसके पर्सनल स्पेस में घुसने का काम किया। और साथ में एक मतलब ये आपको हिटलर या मुसलमान, मैं नहीं चाहता, कई बार लोग मुझको कहते हैं कि आप तो वही फासिज्म की बात करते हैं, लेकिन अगर आप पढ़ेंगे उन लोगों के किस्से तो आपको पता चलेगा कि ऐसे ही किसी वजह से किसी को उठा कर ले गया और उसको उन्होंने दंडित किया। तो ये जो लॉगिन एंड पासवर्ड का मामला है उसी तरह का मामला है। दूसरा है कि लोगों को ये बताना चाहिए कि किस तरह से वो जो कार्रवाई हुई है कंगारू कोर्ट की कार्रवाई है। ऐसा नहीं हुआ था वो कैस्पर क्वेरी वाला जो मामला जिसको राकेश कपूर जी ने उदाहरण दिया पिछले समय में,
बाकायदा उसकी प्रोसीडिंग्स कमेटी बैठक जिस तरह से ढंग से हुई थी, बहुत तेज बैठक हुई और संसद में भी इस पर खूब बातचीत हुई थी। ऐसा ये आधे घंटे की बहस नहीं हुई थी, जहां तक मेरी याददाश्त काम करती है। तो जो प्रोसीडियरल कोई सोमनाथ चटर्जी ने चूक नहीं की थी और उसको एक ये दिया था, केस को सौंप भी दिया गया बाद में प्रोसिक्यूशन को, मतलब बाहर, मतलब पुलिस को भी सौंपा था उनके ही जरिए, मतलब इनको सदस्यता समाप्त हो गई लेकिन उसको सौंपा गया चूंकि इसकी सही इंक्वायरी हो। तो उसमें कोई कानूनन कोई गड़बड़ी नहीं हुई थी और उसमें आप देखेंगे कि मीडिया, इंस्टीट्यूशंस सब अपना अपना काम अपने तरीके से कर रहा था। इसमें आप सबका कोलैप्स देखेंगे। आज की हेडलाइंस जो डिजिटल दिखने में आया है और रोज चल रहा है, कैश फॉर क्वेरी मामले में किया गया, जबकि कैश फॉर क्वेरी मामले में जीरो आउटपुट है, कुछ नहीं निकला है, लेकिन यही मीडिया प्रसारित कर रहा है। इसकी कोशिश ये रहेगी, लगातार बीजेपी की कोशिश रहेगी कि ये लोगों को साबित करे कि बाकी जो विपक्ष के लोग हैं वो बेईमान लोग हैं और ये नैरेटिव चलाएगी। अब विपक्ष, मतलब जो इंडिया गठबंधन है, उसकी रिस्पॉन्सिबिलिटी और हमारे और आपके जैसे मीडिया की रिस्पॉन्सिबिलिटी है कि हम उसको बताएं कि निशिकांत दुबे जो है उसके खिलाफ को, मतलब जो चल रहे हैं मुकदमे, वो क्या है और उसके इंटरेस्ट क्या है। वो कॉर्पोरेट का एसआर ग्रुप का कम्युनिकेशन मैनेजर था और वो कॉर्पोरेट की पॉलिटिक्स करता है, ये लोगों को बताना पड़ेगा। उसका ही मतलब एक वो इसलिए इसमें शामिल है। ये पूरा जो नेक्सस है इंडस्ट्रियलिस्ट, बीजेपी के सांसदों और दर्शनी रानंदानी का भी वही है। उसके इतने स्टेक्स हैं पोर्ट्स में, रियल एस्टेट में, कि वो शख्स कैसे जो उसको कहा गया वो किया। तो ये बातें आपको बतानी पड़ेगी, लेकिन मुझको लग रहा है कि महुआ मोइत्रा इसको पॉलिटिकली फाइट करने में सक्षम है। उन्होंने सही सवाल उठाया है, जो उन्होंने उठाया है माइनॉरिटीज वाला, ये लगातार वो उठाती रही है। कम्युनलिज्म का इशू उनके लिए बहुत इंपॉर्टेंट है, ये पहले से भी था, और कॉर्पोरेट की बेईमानी, ये दोनों इशू उठाती रहेंगी। मुझको नहीं लगता उनका कोई डैमेज हुआ। इतिहास साबित करेगा, बड़ौदा डायनामाइट केस में जॉर्ज फर्नांडिस को बकायदा मतलब फांसी की भी सजा हो सकती थी, लेकिन अंत में वो चुनाव जीत कर आए मुजफ्फरपुर की जेल में रह करके। तो ये वो जो है, इससे डरने की कोई जरूरत नहीं है। बिल्कुल, और अब ये जनता की अदालत में है और अब देखना होगा कि आगे और महुआ मोइत्रा क्या स्टेप्स लेती हैं, वो आगे क्या करने जा रही हैं, उसको कैसे चैलेंज करने जा रही हैं, ये देखना बेहद महत्वपूर्ण है। और अब तो उनकी पार्टी उनके साथ खड़ी है, लेकिन ये भी देखना है कि क्या ममता बनर्जी उस तरह से सामने आकर कोई अपना वक्तव्य रखती हैं या कोई प्रेस कॉन्फ्रेंस करके कोई अपनी बात कहती हैं, क्योंकि उनकी पार्टी के एक सांसद की सदस्यता को रद्द किया गया है। ये एक बहुत बड़ा मामला है। बहुत शुक्रिया आप तीनों मेहमानों का इस कार्यक्रम का हिस्सा बनने के लिए, अपना कीमती वक्त देने के लिए। शुक्रिया आप तमाम दर्शकों का भी इस कार्यक्रम का हिस्सा बनने के लिए। आज के कार्यक्रम में बस इतना ही। नमस्कार।